निफ्टी को अगर हम देखें, आपकी जितनी एज है उसको आप 100 से माइनस करो, जो फिगर आती है। अगर आप इक्विटी मार्केट में देखेंगे, ये बात सही है कि अभी भी काफ़ी लोग मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं। 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है, क्या 50 रुपए में आप खरीदना चाहेंगे? उस सिचुएशन में क्या करना है? तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, आपका जो डाउनफॉल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये गोल्ड माइन है जी, नहीं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जब रिटेल पैसा लेने लगेगा वापस, इन्हीं चीजों पर ये डील में मामला फंसा हुआ है। मार्केट इस वक्त, अगर मैं अगले 2 दिन का कॉल लूं, सर आज तो मार्केट सुस्त रहा, तो थोड़ा सा हम ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर को समझेंगे आज और व्यूअर्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे। ओके, तो पहला सवाल सर कि आज मार्केट का मूवमेंट आपको कैसा लगा? अगर आप देखो तो निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड सा दिखा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट फिगर को देखेंगे तो अंदर क्या हुआ नहीं पता चलेगा। अगर आप डेली के चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और क्लियर कट अगर आप चार्ट के पैटर्न को देखेंगे, ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में मार्केट को चढ़ाया गया, और आप देखेंगे उसमें बड़े बड़े कैंडल्स बन के मार्केट को चढ़ाया जा रहा था, और जैसे ही डे हाइस पर पहुंचा, नॉन स्टॉप जबरदस्त सेलिंग वहां पे होनी शुरू हो गई। तो ये सेलिंग अगर आप देखें तो बहुत शार्प थी, अच्छी खासी थी थ्रू आउट द डे। अगर हाफ डे के बाद से देखें तो लगातार सेलिंग होती रही। और बैंक निफ्टी वो ज़्यादा काबिले गौर है, क्योंकि वहाँ पे तो सवेरे से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ही हमें देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी हमें नेगेटिव देखने को मिला था, बट इसके बावजूद भी जैसा मैंने आपको पहले शेयर किया कि मार्केट जो है ना इस वक्त बहुत सुस्त एक स्टेज पर चल रहा है। अगर आप इक्विटी मार्केट में देखेंगे, ज़बरदस्त टर्नओवर देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीनों के हाई टर्नओवर हमें मई के महीने में देखने को मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ एफएनओ में नहीं देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मार्केट बुलिश होता तो एफएनओ में पोजीशंस बनती, वहाँ ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता। अगर मार्केट बेरिश होगा तो भी वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 2 चीज़ इंडिकेट कर रहा है। पहला कि नियर टर्म में कोई मेजर मूवमेंट नहीं होने वाली है, और दूसरा ये जो इतना सारा हमें टर्नओवर देखने को मिल रहा है इक्विटी मार्केट में, ये स्टॉक डंपिंग की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्विटी मार्केट में आप मल्टी मंथ्स हाई लेवल पर आपके टर्नओवर चलें और एफएनओ सुस्ता बना रहे। तो इसलिए आज का जो मार्केट है वो कंटिन्यूएशन है, जो पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं उसी का आज हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला। सर व्यूअर्स के सवाल लेने से पहले, अभी भी कई लोग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं एंड लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि किस में हम पैसा डालें, कैसे पैसा लगाएं। तो सर अगर आज किसी को पैसा लगाना है मार्केट में तो कैसे लगा सकता है? ये बात सही है कि अभी भी काफ़ी लोग मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। किसी को कुछ पैसा मिला, या किसी ने पिछले रैली में, पिछले साल की रैली में कम लगाया, तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हमें इसलिए पता है क्योंकि लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, कई दफ़े हम उनसे डायरेक्टली बात भी करते हैं। तो ये जनरल हमने फील किया कि लोगों की एक क्वेरी है, और आपने कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा, कई लोग बोलते हैं हमें रिटायरमेंट फंड के लिए पैसे लगाने हैं या अपने किड्स के फ्यूचर के लिए लगाने हैं। तो ये चूँकि काफ़ी लोग लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाना चाहते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है समझना कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। एक तो होता है सोचना कि पिछले साल अगर हम लगाते या 6 महीने पहले हम लगाते तो हमारा ऑलरेडी इतना बढ़ जाता। ये एक तरीका आपका एक सोचने का हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा, वो 120 रुपये चला गया और फिर 80 रुपये चला गया 2 साल के अंदर, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जब भी आप बड़ा पैसा मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, यानी कि गिरावट में भी ये शेयर कितना गिरेगा। क्या आप चाहेंगे कि
जब गिरावट हो तो 50% गिर जाए और जब बढ़े तो 25% बढ़े। क्या आप ऐसी सिचुएशन चाहेंगे? तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही वैल्यूएशंस पर खरीदें। इसके अलावा इन्वेस्टिंग जो है ना वो बाकी चीज़ें ज़्यादा नॉइस हैं। वैल्यू पे हमें फोकस रखना है। कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो हम सस्ता से सस्ता खरीदना चाहते हैं। आप बाज़ार में जाते हैं, अगर 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है, क्या 50 रुपये में आप खरीदना चाहेंगे? तो शेयर बाज़ार में ऐसा क्यों? तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी। दूसरी कि हमें एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सभी एसेट्स पे रखना चाहिए। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम सारा का सारा पैसा, जितना भी मेरे पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा है, सब कुछ मैं इक्विटी में लगा दूँ। एक थंब रूल ये होता है कि हम अपनी सिचुएशन को देखें कि हमें कितना पैसा अगले 2 साल 3 साल में ज़रूरत पड़ेगी, उस पैसे को हम हटा के बाकी को हम लगा सकते हैं। कई लोग एक थंब रूल बोलते हैं कि आपकी जितनी एज है उसको आप 100 से माइनस करो, जो फिगर आती है वो आप इक्विटी में लगाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 25 साल का हूँ, 100 माइनस 25 इज 75, तो मेरा टोटल पैसे का 75% इक्विटी में जाना चाहिए। ये हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन ये एक थंब रूल ठीक है। हमें ये देखना है कि मैं इक्विटी में वही पैसा लगाऊं जो मुझे अगले 5 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात कि हमें हमेशा जब भी हमारा मार्केट हाई लेवल पर हो तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट्स गिर सकते हैं और अच्छे खासे गिर सकते हैं। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है ये भी हमें देखना है। तो हमें एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना है, हमें उसे 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में लगाना है और हमें नीचे के लेवल के लिए पैसा रखना चाहिए। अगर मार्केट्स गिर चुके हैं, अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, आपका शेयर 40-50% गिर चुका है, तब बेशक आप 50% 60% लगा लो। लेकिन जब वो हाई लेवल पर है तो हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। मैं यही एडवाइस दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग आके हमें बोलते हैं कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ लगाना चाहते हैं और हम एक साथ लगाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ये व्यू उनके साथ शेयर करना ज़रूरी है। सर मान लीजिए कि अभी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब सर मुझे इक्विटी में कितना पैसा डालना चाहिए? तो जैसा मैंने शेयर किया कि पहले हमें ये देखना है कि मुझे अगले 5 साल तक कितने पैसे की ज़रूरत है। ओके, तो वो पैसा आप लगा सकते हैं। थंब रूल में भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप 100 से अपनी एज को माइनस करिए, जितना बनता है उतना लगा सकते हैं। प्लस माइनस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है फैमिली की। ओके, तो आपको पता चल गया कि मुझे इक्विटी में कितना लगाना है। अब जो बाकी का पैसा है वो कहाँ जाना चाहिए? बाकी का पैसा हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए जहाँ पर गारंटीड रिटर्न हो और जो बैंक के एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे। तो आप बॉन्ड्स कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप थोड़ा सा लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहें तो गोल्ड कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, आपका जो डाउनफॉल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। इक्विटी में तो देयर इज़ नो लिमिट, आपका शेयर प्राइस 0 भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए ये इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो इक्विटी और लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी को हम रिस्की इंस्ट्रूमेंट में बोलेंगे और बाकी को हम लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कितना लगाऊं इसमें, कितना लगाऊं उसमें, तो आई थिंक आप 70-30 रेशियो लगा सकते हैं। 70 आपकी इक्विटी में हो, 30 आपके वहाँ पर हो। हम ये रूल ज़्यादातर लोग ऐसा फॉलो करते हैं। 100% इक्विटी में लगाना हमेशा देखिए थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा, कौन सा स्कैम आ जाएगा, वी डोंट नो, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ तो आपको पता चल गया एलोकेशन कितना डालना है। अब इसके बाद हमें जितना भी पैसा हम इक्विटी में डालना चाहते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन की बारी आती है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग आके बोलते हैं सर हमने ना 70-80 स्टॉक्स डाल रखे हैं। एक से मैं मिला, उन्होंने कहा कि हमने 150 स्टॉक डाल रखे हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 150 स्टॉक लेना चाहते हैं, डालना चाहते हैं,
तो आप कोई फिर इंडेक्स फंड ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो वही करेगा और मार्केट जितना दे रहा है उतना देगा, वो मोस्ट लाइकली मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए थंब रूल क्या है कि हमें डिपेंडिंग अपॉन कितना कैपिटल है, बट मैं कहूँगा 15 से 30 के बीच में स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आपका कैपिटल 5 लाख से भी कम है तो ये नंबर और भी कम होने चाहिए। प्रॉब्ली 5 लाख के लिए आप 10 स्टॉक्स रख सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में हमें 15 से 30 के बीच में रखने की कोशिश करना चाहिए। इससे ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और इससे नीचे अगर आप रखते हैं, मान लीजिए कि मैं 5 स्टॉक पे लगाऊंगा, तो फिर आपकी रिसर्च सॉलिड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जहाँ हाथ डाल रहा हूँ ये गोल्ड माइन है। और तीसरा जो चीज़ है कि हमेशा जब भी हाई लेवल पर इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा लोअर लेवल पर रखें। कितना भी बुलिश मार्केट हो, हमें पता है कि वो हमेशा नहीं चढ़ सकता, करेक्शन आना ही है, क्रैश आना ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी, अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे तो हर बुल रन के बाद हमें बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। एक सैंपल करेक्शन तो हमने पिछले साल देख ही लिया। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। कल हम तुम जी पूछ रहे हैं कि द DII's participation has surpassed the FII's. Now FII's has less control in the market. They need to apply 5 times of force to manipulate the market as per 5 years back. Are FII's irritated at this rate of investment by DII and retail? Can Nifty trade at 30-40 PE in another 5 years? नहीं, देखो हमने आई थिंक 27-28 PE तक को देखा है। देखो लिक्विडिटी का अगर आप बात करेंगे तो उसका कोई वो मार्केट को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। हमने देखा है कई स्टॉक के पीस 200, 300, 400, 500, 1000 तक भी चले जाते हैं। तो अगर कोई खरीदने पे तुल जाए कि भाई मुझे तो खरीदना ही है, तो वो तो कहीं भी ले जाएगा। लेकिन बात वही है कि क्या उसकी फेयर वैल्यूएशन है। जो जब भी बड़े प्लेयर्स, खास करके FIIs, टू सम एक्सटेंट DIIs, जब ये खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूएशंस को देखते हैं कि ठीक है अब ये फेयर वैल्यू जोन पे है तो हम जम के खरीदेंगे। जब उन्हें लगता है मार्केट्स थोड़े ओवर बॉट हो जाते हैं या ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चले जाते हैं तो अक्सर वो सेल भी करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हो कि 30-40 तक, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्या ये एक नॉर्मल सिचुएशन है? जी नहीं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि हम 30-40 तक निफ्टी का पी को देख सकते हैं। इसके चांसेस कम हैं। और हमने देखा भी है कि जब भी मार्केट के वैल्यूएशंस अनरियलिस्टिक लेवल तक चले जाते हैं और अर्निंग्स उसको सपोर्ट नहीं करते, कंपनी के रेवेन्यूज उसको सपोर्ट नहीं करते, सेलिंग आनी है। पिछले साल क्या हुआ? यही तो हुआ ना। एक तरफ आपका पी
24-25 पहुंच गया। दूसरी तरफ आपकी जो रेवेन्यू कंपनीज की थी उनके प्रेडिक्शंस नीचे की तरफ आने लगी। तो भाई मार्केट को सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए होता है, जहां वो ट्रिगर मिलेगा फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी, और पिछले साल वही हुआ। अब अगर आप इस वक्त देखें वही सिचुएशन, एक बार फिर हम 23 के आसपास हमारा पी पहुंच गया है, और कंपनी के रेवेन्यू की जो गाइडेंस है वो इतना प्रॉमिसिंग तो है नहीं। तो सेलिंग हैज़ टू कम। अगर अर्निंग अगले क्वार्टर में बढ़ जाती है, उसके प्रोजेक्शंस बढ़ जाते हैं, तो बेशक मार्केट इस पी पर सस्टेन करेंगे या ऊपर भी चले जाएंगे। ओके, तो और जहां तक देखो डीआईआईज की बात है, डीआईआईज हमेशा खरीदते नहीं है। जब तक रिटेल का पैसा उनके पास आता रहेगा वो खरीदेंगे, जब रिटेल पैसा लेने लगेगा वापस तो फिर वो कहाँ से खरीदेंगे, उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे, उन्हें तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। और फिर वही होता है, फिर वो तरह तरीके के प्रमोशंस चलाते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप प्लीज़ मत पैसे निकालिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। इस महीने का ही मैं डेटा आपको शेयर करता हूँ कि जो इक्विटी फंड में जो इन्फ्लो आ रहा है वो पिछले 1 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। ओके, हाँ ये बात सही है कि सिप्स बढ़ रही हैं, वो ऑल टाइम हाई लेवल पर है। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए क्या है। म्यूचुअल फंड्स में कौन अभी रिडम्पशन कर रहा है, जिन्होंने पिछले साल अपने हाथ जला लिए, मार्केट में लॉस आ गया, अब उन्हें लग रहा है अरे हम तो ब्रेक इवन पहुंच गए, या अरे हम तो प्रॉफिट पे आ गए, यार निकाल लो यार, हम दोबारा हमें वो सिचुएशन नहीं देखनी है। थोड़े पुराने टाइप के वो इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें अब समझ में आ गया है कि मार्केट तो भैया एक तरफ नहीं चलेगा, चढ़ेगा फिर गिरेगा, तो हमें दोबारा लॉस नहीं देखना है भैया, वी हैव लर्नड आवर लेसन, चलो निकलो। सिप्स में जो होता है, नए थोड़े लोग जो होते हैं या कई ऐसे होते हैं पुराने भी होते हैं, तो वो सिप्स अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। अब आपने पिछले साल देखा कि जब भी मार्केट में फॉल आया तो सिप्स भी बंद हो रही थी और रिडम्पशन प्रेशर भी आ रहा था। तो एक बार फिर जब गिरेगा तो वही कहानी हमें देखने को मिलेगी। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, इज द एंट्री ऑफ चीपर यूएसए डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नॉट बेनिफिशियल टू इंडियन पब्लिक एट लार्ज? It will make our local producers more competitive and efficient. It may also bring down inflation in these categories rather than allowing Amul to increase milk price in every 6 months. देखिए ये जो डेयरी वाला इशू है ना, इसमें ही मेन मामला फंसा हुआ है। इस वक्त जो इंडो यूएस की डील हो रही है यहीं पर मामला फंसा हुआ है। एग्रीकल्चर और डेयरी भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट एक तरीके से आता है। देखिए जहाँ तक डेयरी की बात है, डेयरी बहुत सेंसिटिव इशू है हमारे इंडिया में। अगर आप देखें तो हमारे कुछ रिलीजन्स में मिल्क को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उन्हें रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ओके, साथ ही हमारे डेयरी जो है आप देखो तो हर मील का हिस्सा भी होता है, और इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन भी हैं। ओके, तो सेंसिटिव इशू क्या है? कई इश्यूज हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हें क्या खिलाया जाता है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो वेजिटेरियंस हैं क्या वो चाहेंगे ऐसे एनिमल का मिल्क पीना? दूसरा कि टेस्ट, अगर आप अमेरिका में दूध अगर कंज्यूम करते हैं और इंडिया का दूध कंज्यूम करते हैं, टेस्ट में बहुत अंतर है। आई रिमेंबर कि वहाँ पे दूध में हम जब चाय पीते थे तो उसमें कोई हमें टेस्ट ही नहीं मिलता था और बड़े मतलब मुश्किल होती थी, तो वी हम अवॉइड करते थे हमेशा। तो एक वो टेस्ट का इशू आ जाएगा। अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके का हम कर्ड इंडिया में खाते हैं उस तरीके का वहाँ यूजुअली नहीं मिलता है। हाँ, आप कुछ हद तक ग्रीक योगर्ट को कह सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर इशू है। साथ ही कुछ जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल चीज़, उसकी जो वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन है उस पर भी इशू है। क्या हम उन्हें वेजिटेरियन मार्क कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? इन्हीं चीज़ों पर ये डील में मामला फंसा हुआ है। वो फोर्स कर रहे हैं कि आप डेयरी में हमें घुसने दो
और ये सब वेजिटेरियन हम अपने हिसाब से करेंगे, और हम वो सब मार्क नहीं करेंगे कि जो जिस काऊ का मिल्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या खिलाया जा रहा है। तो इस वजह से ये तो बहुत बड़ा हमारे देश में इशू है। ओके, अब जहाँ तक कॉम्पिटिटिव होने की बात है, आप कैसे compete करेंगे उनके साथ। यूएसए के फार्मर्स और इंडिया के फार्मर्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, हम नहीं compete कर सकते, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं। तो इन कारणों से हमें लगता है कि हमें अपने फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सरकार समझती है ये बात, इसीलिए वो एग्री नहीं कर रहे हैं, ये तो भूचाल आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज़्यादा रियायत देनी चाहिए। मैं तो वहाँ काफ़ी रहा हूँ, मुझे वहाँ की चीज़ वगैरह पसंद है, बट अब जिनको ये है कि नहीं हमें 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही यूज़ करना है, उनके लिए बड़ा इशू बन सकता है। एंड सर, एज यूजुअल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखो, मैं तो लगातार पिछले एक हफ्ते से यही शेयर कर रहा हूँ, मार्केट में कुछ होना है नहीं ज़्यादा। ओके, क्योंकि मार्केट ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। आज भी वही हमें देखने को मिला, किसी दिन थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, किसी दिन नीचे चढ़ जाएगा, कभी बुल्स खुश हो जाएंगे, बेयर्स खुश हो जाएंगे। मार्केट इस वक्त वेट एंड वॉच मोड पे है, और सबसे बड़ा ट्रिगर ये इंडिया यूएस डील है। अभी मीटिंग्स चल रही है, वहाँ से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि डील ना हो, नहीं होगी तो आप सोचिए क्या होगा। ओके, क्योंकि आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे जिससे देश में भूचाल आ जाए। ओके, तो इसलिए मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। मैंने आपके साथ शेयर किया, इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा। आज भी एफएनओ सुस्त पड़ा हुआ है, तो एफएनओ तो शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है, तो वहाँ सुस्त पड़ा हुआ है, वेट एंड वॉच। इक्विटी मार्केट में मार्केट्स आर नॉट मूविंग, बट टर्नओवर ह्यूज हो रहा है हाई लेवल पर। ये अक्सर इंडिकेट करता है स्टॉक डंपिंग, तो वहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है। आज का डेटा अगर मैं देखूं, डेटा आज का ऐसे ही है, थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। ओके, वाई बुलिश दिख रहा है? पहली चीज़, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा था कि आईवीज अब 12-13% के रेंज में आ गई हैं, तो बेसिकली अनसर्टेनिटी हटती हुई दिख रही है। विक्स भी उसी रेंज पर आ गया है। पुट कॉल रेशियो वहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस दिख रही है। पिछले 5 दिनों से अगर मैं देखूं, वो नीचे ही है। आज हल्का सा जंप देखने को मिला, बट वो पिछले 5 दिन का ट्रेंड देखेंगे, इट्स गोइंग डाउन। फ्यूचर्स का प्रीमियम अगर आप देखें, पिछले 5 दिनों से इट इज़ गोइंग डाउन। आज राइज है, हल्का सा राइज है, 5 दिनों से इट इज़ गोइंग डाउन। अगर ओआई एडिशंस की बात करें, आज अगर आप देखें तो टोटल अगर मैं इस मंथ और नेक्स्ट मंथ को जोड़ूं, हार्डली 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, इतने हाई लेवल पर। तो बेसिकली कुछ भी ऐसा इसमें मेजर बदलाव नहीं है। लेकिन अगर मैं अगले 2 दिन का कॉल लूँ, मैं थोड़ा सा मॉडरेटली बुलिश बन जाऊँगा। वाई? अगर आप चार्ट के पैटर्न्स को देखें, क्या हुआ जब आरबीआई की रैली आई, हमने एक बड़ा कैंडल बनाया। ओके, इसके बाद हमने एक गैप बनाया। गैप बनाने के बाद हम बहुत ही छोटे रेंज में 3 दिनों से चल रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हाई लेवल पर, हाई मतलब रीसेंट हाई, पिछले 2 हफ्तों का, 3 हफ्तों का, 1 महीने का हाईएस्ट लेवल पर आप हैं, और बहुत ही छोटे रेंज पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये अक्सर बुलिश इंडिकेशन होता है कि इतने हाई लेवल पर भी वो गिरने को तैयार नहीं है। और जब भी मार्केट रीसेंट लोज पर होता है और वहाँ पे बहुत छोटे रेंज पर कंसोलिडेशन होता है, तो ये बेरिश इंडिकेशन होता है, ये ब्रेकडाउन को इंडिकेट करता है। तो इस हिसाब से देखूं, अगले 1 से 2 दिन में मैं थोड़ा मॉडरेटली बुलिश ही रहूँगा। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो चिंता की बात क्यों है? क्योंकि आपका जो डेटा इक्विटी मार्केट में दिख रहा है वो एफएनओ में दिख ही नहीं रहा है। कभी भी मार्केट बड़ी छलांग नहीं लगा सकता जब तक कि आपके
F&O मार्केट में बड़ी पोजीशंस नहीं बनेंगी।